आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बचपन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। 19 बचपन। तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहती है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बुआ भी, तुम्हारी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लग गई हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी यानी पिछले 100 वर्ष में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक यानी ड्रेसेस पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे बहुत याद है आज तक। हल्की नीली और पीली रंग वाली फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू भी गोल, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की उसमें फ्रिल यानी लेस लगी होती। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल वाला, बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन यानी फैशन था। लेमन कलर की बड़ी प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फट टंगी थी, 2 चुनुक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग और अंदर से कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे यानी सॉक्स और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हम अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वे नौकर या नौकरानी नहीं दिए जाते थे, इसीलिए सख्त मनाही यानी मना था। बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे, धो लेते थे, बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश के लिए रगड़ने तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई किस्म की शू पॉलिश आ चुकी है। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छाली का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबे सैर पर निकलते तो अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारा हमारा बचपन, इनमें दोनों में बहुत फ़र्क यानी अंतर। हर शनिवार हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध यानी खुशबू आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास में जिन पर सही खुराक यानी सही मात्रा के लिए निशान पड़े थे, उन्हें देखने को होने लगती थी मतली यानी उल्टी जैसा जी होता था। मुझे आज भी याद है कि अगर कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ यानी बचपन में करे जाने वाले काम भी बदल गए हैं। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया और शहतूत और फाल से खसखस के शरबत और कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े बड़े बच्चों को वेंगर्स और विडको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते ही माल पास कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन को लुभाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। इससे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक सबसे ज़्यादा रहता था। स्टॉक यानी भंडार। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। शिमला के काफल अर्थात एक प्रकार की पहाड़ी फल बहुत आते हैं शिमला में। खट्टे मीठे होते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी,
रस भरी कसमल सोचकर मेरे मुंह में पानी आता। चेस्टनट एक और गजब यानी बहुत ज़्यादा अच्छी अद्भुत चीज़ है। आग पर भुने जाने और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने गरम और अनारदाने का चूरण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा यानी बहुत सारा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुई इतनी चौड़ी चने की आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते यानी डालवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती यानी काफी बड़ी मात्रा में उसमें चना जोर गरम मिलता था। एक एक चना पपड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन यानी बचपन में हम शिमला रिज पर बहुत मजे करते थे। घोड़े की सवारी करते। शिमला के घर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ करतब करते समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट होते और खूबसूरत उनकी बात। फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जामू के पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज सुनाई देती थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसमें शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। पिछली सदी यानी पीछे के समय में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां नहीं वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती तो बच्चे उन्हें देखने दौड़कर बाहर आते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाए हुए। यह देखो और गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज होती थी यानी रफ्तार इतनी ज्यादा थी। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बनवाया था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा यानी अजीब लगा। छोटे बड़े चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो उनकी ऐनक उतर। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन यानी पूरा विश्वास था कि लेकिन चश्मा तो अब भी नहीं उतरा। नंबर बस एक ही होता रहा। मैं अपनी इस जिम्मेवार हूँ। मैं खुद इस चीज़ की जिम्मेवार हूँ। जिम्मेवार यानी मैं खुद इस चीज़ के लिए अपने आप को दोषी मानती हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो उसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब मैं पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्या दोहराया जा रहा है, पर शेर मुझे इसका बुरा ना लगा। जब वे चाय पीकर चले तो मैं अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही रहती थी। सूरत बनी लंगूर की, नन्ही नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया यानी हास्यप्रद भी मुझे। अब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, यानी उस चश्मे की अब आदत हो चली। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, यानी कई टोपियों का उसके पास संग्रह है। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। इस पाठ की रचयिता हैं कृष्णा सोबती।
इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।